बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आज आपके लिए वापस से एक और भाग लेकर आया हूँ। किसका? आयोग का। हम आयोग सीरीज में पढ़ रहे हैं। आयोग सीरीज में हम पहला भाग देख चुके हैं, जिसके अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की हमने बात करी थी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और आज हम इसके दो भाग हमने बनाए थे, पार्ट ए और पार्ट बी बने हुए हैं इसके। ठीक है। और इसके बाद हम दूसरा देखने वाले हैं, राज्य, है ना, राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। हम इसको वैसे ही देखने वाले हैं जैसे हमने लास्ट वाला लेक्चर देखा था, आसान फ्लो चार्ट, तो बिंदुवार हम इसको देखेंगे, है ना। चलते हैं हम आगे हमारे लेक्चर की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात सुनिए कि मानव अधिकार आयोग, यदि हम बात करते हैं किसकी, मानव अधिकार आयोग की। अब मानव अधिकार आयोग, शुरुआत में हमने देखा था कि मानव अधिकार, है ना, मानव अधिकार आयोग था। अब मानव अधिकार आयोग के दो हिस्से किए गए, है ना। मानव अधिकार आयोग के दो हिस्से किए गए, जिसमें पहला किस क्या था, राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बनाया जाए और एक राज्य स्तर पर आयोग बनाया जाए, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाया जाए, राज्य स्तर पर आयोग बनाया जाए। ठीक है। और दोनों अपनी क्या करे, रिपोर्ट किसको दे, केंद्र सरकार को दे, है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार क्या करेगा, रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। राज्य मानव अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, ये राज्य सरकार को भी देगा, है ना। अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है हर राज्य के हिसाब से कि वहां पर कितने मामले आए और किस हिसाब से उनका निराकरण किया गया और बाकी सब चीजें। ठीक है। बाकी हम सब चीजें जान चुके थे। हम सीधे चलते हैं किसकी तरफ, राज्य मानव अधिकार आयोग की तरफ। हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग शुरू शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमको देखना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग कैसा आयोग, है ना। राज्य मानव अधिकार आयोग कैसा आयोग है, तो हम उसको बोलते हैं सांविधिक निकाय। कैसा निकाय? सांविधिक, सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब क्या हुआ, एक, है ना, हमने क्या बनाया, एक्ट बनाया, है ना। एक्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, हमने कानून बनाया, है ना। हमारा सबसे पहले अधिनियम आया, है ना, हमारा अधिनियम आया। अधिनियम के आधार पर हमने क्या करा, इसको कानून का दर्जा दिया, हमने एक कानून बनाया। ठीक है। तो ये जो कानून के द्वारा बनाए जाते हैं, जो संविधान में मौजूद नहीं है, इसको हमने संविधान में भाग नहीं दिया है ना। इसलिए कौन से निकाय होंगे, सांविधिक निकाय होंगे, है ना। पहली बात हो गई। दूसरा, हम चलते हैं इसकी तरफ। अब जब गठन की बात करें, है ना, यदि हम गठन की बात करें, तो इसका गठन कौन करेगा, इसका गठन करेगा राज्य, है ना। इसका गठन करेगा राज्य। जिस भी राज्य में होगा वो राज्य इसका क्या करेगा, गठन करेगा। जैसे, है ना, किस आधार पर किया जाएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, है ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर हर राज्य के मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। हर राज्य अपने हिसाब से गठन करेगा। और ये जो राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में दिया हुआ है, ये कौन से उसमें दिया हुआ है, धारा 21 बताता है कि राज्य मानव अधिकार आयोग होगा। धारा 21 बताता है राज्य मानव अधिकार आयोग होगा। जैसे अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एमपी की। हम बात कर रहे हैं किसकी, एमपी की। तो एमपी में इसका मुख्यालय कहां पर होगा, है ना। मुख्यालय इसका कहां पर होगा, मुख्यालय हम बनाते हैं भोपाल, है ना। अब आगे जाकर हम देखेंगे कि ये राज्य के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो भोपाल में ही इसका मुख्यालय रखे या फिर अन्य जगह भी इसकी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, है ना, गठन कब किया गया, तो गठन किया गया था 13 सितंबर 1995 में किया गया था, है ना। 13 सितंबर 1995 में राज्य मानव अधिकार आयोग, मतलब मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। ठीक है। एक और यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, है ना। यदि हम किसकी बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ना, वर्तमान अध्यक्ष। अब इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र कुमार जैन। नरेंद्र कुमार जैन। अब ये जो नरेंद्र कुमार जैन है, ये क्या रहे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन थे और ये कहाँ से आए। तो ये सिक्किम से आए हैं, है ना। सिक्किम के हाई कोर्ट में ये क्या थे, जज थे, है ना। वहां से सिक्किम में, है ना, सिक्किम के स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष भी रहे, है ना। स्टेट
ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष भी रहे। अब इनको कहाँ लेकर आ गए, एमपी में। अब ये मध्य प्रदेश के, है ना, क्या बन चुके हैं, मध्य प्रदेश के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बन चुके। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ से, सिक्किम हाई कोर्ट के जज रहे हैं, है ना, और सिक्किम के राज्य मानव अधिकार आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं, है ना, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर हम बात कर लेते हैं परिभाषा की, है ना। पहले भी हमने बात कर थी परिभाषाओं की। तो परिभाषाएं किसमें दी हुई है, धारा, हमारी धारा 2 बताती है क्या, परिभाषाओं के बारे में, है ना, हमारी धारा 2 बताती है परिभाषाओं के बारे में। अब परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा हमारी आती है अध्यक्ष। अध्यक्ष, अब इसके अंदर किसका होगा, केंद्र सरकार का भी होगा, राज्य सरकार का भी होगा, है ना। और इसके अंतर्गत धारा होगी 2B। 2B, धारा 2B के दूसरे के बी में होगा, बी से इसे याद रखें, बॉस, है ना, अध्यक्ष मतलब बॉस, तो आपको याद रहेगा। तो 2B में किसकी परिभाषा दी हुई है, अध्यक्ष की परिभाषा दी हुई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आयोग की परिभाषा, है ना, आयोग की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो आयोग कौन सा, केंद्र और राज्य दोनों का आयोग। और इसकी धारा के बारे में बात करें तो 2C, है ना, 2C किसके अंतर्गत दिया हुआ है, दोनों आयोग दिए हुए हैं इसके अंदर, केंद्र का आयोग भी दिया हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी, और राज्य मानवाधिकार आयोग भी, दोनों के बारे में यहाँ पर बात करी हुई है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगली परिभाषा किसकी, मानव अधिकार आयोग की, मानव अधिकार आयोग की ही परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो ये जो मानव अधिकार की, सॉरी, मानव अधिकार की परिभाषा है। ठीक है, तो मानव अधिकार की परिभाषा किसमें दी हुई है, ये दी हुई है 2D में, है ना। तो डी से याद रखा जा सकता है डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन से याद रख सकते हैं। तो 2D में परिभाषा किसमें दी हुई है, 2D में परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर सदस्य की बात करेंगे, है ना। तो सदस्य, सदस्य के बारे में जाने तो सदस्य दिए हुए हैं 2G, हमने पहले ही बात कर थी। तो जी मतलब ग्रुप, है ना, तो ग्रुप से ऐसे याद रख सकते हैं कि 2G में परिभाषा दी हुई है किसकी, ग्रुप या फिर सदस्यों की परिभाषा इसके अंतर्गत दी हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है ना, है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि हम सदस्य की बात करें, है ना, तो सदस्य दोनों में अलग अलग होंगे। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तो देख ही लिए, हम राज्य मानवाधिकारों के गठन और संरचना के बारे में आगे देखते हैं। देखिए, अब अपन देखते हैं क्या, राज्य मानव अधिकार आयोग का कौन सा, एमपी, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, है ना, कैसे होगा और उसकी संरचना कैसी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो गठन कौन करेगा, राज्य करेगा, राज्य, राज्य सरकार इसका गठन करेगी। गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार। तो हम किसका देख रहे हैं, एमपी, है ना, तो मध्य प्रदेश सरकार, इसका गठन कौन करेगी, मध्य प्रदेश सरकार इसका गठन करेगी। चलो, तो अपन आगे देखते हैं कि इसकी संरचना के बारे में बात करें। अब संरचना में क्या क्या होगा, यदि इसकी संरचना के बारे में बात करें तो संरचना में क्या होगा, अध्यक्ष होगा। कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा। अब अध्यक्ष के बारे में बात करें तो अध्यक्ष कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट, क्या हाई कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट का क्या हो सकता है, यहाँ पर दोनों चीजें बात की जाएगी। यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या न्याय, है ना, न्यायाधीश, न्यायाधीश दोनों हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या तो अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, जो क्या हो, कहाँ का हो, कहाँ का न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है। ठीक है, अब ये न्यायाधीश जो है ये किसी भी राज्य के हो सकते हैं, किसी भी राज्य से हो सकता है, एक ही राज्य से नहीं, हो सकता है कि महाराष्ट्र का हो, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में अभी जो पदस्थ है, ठीक है, नरेंद्र कुमार जैन, वो कहाँ से है, सिक्किम के हैं। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो भी और कहीं भी पदस्थ हो सकते हैं, है ना। तो इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कोई भी हाई कोर्ट का जज यहाँ पर हो सकता है ना। ये तो हो गया हमारे अध्यक्ष के बारे में बात है। ठीक है, अध्यक्ष के बारे में बाद दूसरी बात करते हैं सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष के बारे में बात करने के बाद हम करते हैं बात सदस्य के बारे में। सदस्य में हमारे दो प्रकार के सदस्य, इधर देख,
ठीक है, सदस्य के बारे में हमारे दो प्रकार के सदस्य, सबसे पहले न्यायिक, सबसे पहले क्या हो, कौन से सदस्य होंगे, न्यायिक सदस्य होगा। ठीक है, अब न्यायिक सदस्य में क्या होगा, जो न्यायालय से संबंधित है, न्यायालय से संबंधित है मतलब उस हाई कोर्ट से संबंधित होगा। देखो दोनों चीजें यहाँ पर क्या हो सकता है, पदस्थ, है ना, या फिर रिटायर। ठीक है, पदस्थ न्यायाधीश या रिटायर न्यायाधीश। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात करी हुई है, मुख्य न्यायाधीश हमारा क्या होना चाहिए, सेवानिवृत्त होना चाहिए। यहाँ पर किसकी बात करी है, सेवानिवृत्त, है ना, सेवानिवृत्त होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, पदस्थ या सेवानिवृत्त या रिटायर दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो होगा, है ना, रिटायर जज भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों होगा, लेकिन इसके अलावा एक और प्रावधान दिया हुआ है कि जिला न्यायाधीश भी इसमें हो सकता है। कौन, जिला न्यायाधीश भी इसका क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। ठीक है, जिसे क्या हो, 7 साल का अनुभव हो, है ना, जिसे क्या हो, 7 साल का अनुभव हो, वो भी क्या हो सकता है, इसका सदस्य बनने योग्य है, इसका सदस्य बनने योग्य हो, है ना। ये कौन है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जज है। और ये कौन है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जज है ना, डिस्ट्रिक्ट जज भी है ना, जिन्हें क्या होना चाहिए, 7 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद अपन दूसरे भाग के बारे में बात करते हैं, जो क्या है, गैर न्यायिक, है ना, गैर न्यायिक सदस्यों की बात करता है। ठीक है, गैर न्यायिक सदस्यों में क्या हो, जो ज्ञाता हो, किसका, मानव अधिकारों का, मानव अधिकारों का जो व्यक्ति ज्ञाता हो, उसे क्या किया जाएगा, यहाँ पर मनोनीत किया जाएगा। मानव अधिकारों का ज्ञाता होगा, उसे मनोनीत किया जाएगा। अभी वर्तमान में जो हमारे ज्ञाता है, वो है सरबजीत सिंह, सरबजीत सिंह, है ना, सरबजीत सिंह है। ये मानव अधिकारों के ज्ञाता है, जिसे पदस्थ किया गया है, इस पोस्ट पर रखा गया है। और यहाँ पर यदि हम इस सदस्य की बात करें, जो एक न्यायिक सदस्य है, जो है मनोहर ममतानी, क्या है, मनोहर ममतानी, मनोहर ममतानी, ये हमारे एक और सदस्य है जो इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो संरचना के बारे में हमने देख लिया, और इसके बारे में हमने बात करी कि हमारे कौन कौन सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो मतलब कितने सदस्य हो रहे हैं, एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य, ये इसके सदस्य होंगे। मतलब कुल मिलाकर इसमें कितने सदस्य हैं, 3, है ना। उसके बाद यदि हम बात करें तो इसका एक क्या हो जाएगा, महासचिव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, उधर क्या था, महासचिव, इसका क्या हो जाएगा, सचिव। यहाँ पर क्या होगा, एक सचिव होगा, है ना, जो क्या कहलाएगा, इसका सीईओ, है ना, वो पूरे कार्यकारी मुख्य अधिकारी होगा। ये क्या होगा, इसका कार्यकारी मुख्य अधिकारी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो, इसमें और भी कुछ प्रावधान है, गठन और संरचना में, गठन और संरचना में और भी कुछ प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे देखो, मुख्यालय की बात करें, है ना, यदि मुख्यालय की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर है, भोपाल में मुख्यालय है ना, लेकिन इसे अन्य जगहों पर भी, अन्य जगह पर भी, है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है, अन्य जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है, या फिर कोई सी ऐसी स्थिति है कि भोपाल में नहीं लग सकता है, तो अन्य जगह पर भी इसे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब एक और प्रावधान यहाँ से, तो पहला प्रावधान तो हमारा इसका निकल गया। दूसरा प्रावधान यहाँ से निकल कर आता है हमारा, कि दो या अधिक राज्यों के लिए, है ना, दो या अधिक राज्यों के लिए, है ना, दो या अधिक राज्य क्या हो सकते हैं, साथ में मिल सकते हैं, और उसका एक ही क्या कर सकते हैं, मानव अधिकार आयोग बना सकते हैं, है ना। दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही मानव अधिकार आयोग का प्रावधान है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जैसे इसका अध्यक्ष है तो वो दोनों राज्यों का अध्यक्ष हो जाएगा। जैसे हम सपोज एग्जांपल लेते हैं एमपी, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं एमपी और सीजी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यदि दोनों चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों का ही क्या हो जाएगा, संयुक्त रूप से राज्य मानव अधिकार आयोग हो जाएगा। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग हो जाएगा, और इसके ही अध्यक्ष, इन दोनों के अध्यक्ष होंगे, इसके ही सदस्य क्या होंगे, इन दोनों के सदस्य होंगे। ठीक है, अब यहां से ये आता है कि यदि ये मानव अधिकार आयोग तो हमने राज्य के लिए अलग बना दिया, अभी किन विषयों पर काम करेगा। ठीक है, ये किन विषयों पर कार्य करेगा, तो हमारी अनुसूची दी हुई है, तो ये है सातवीं, सातवीं अनुसूची, है ना,
आपको याद ही होगा, 7वीं अनुसूची मैंने संविधान संशोधन के लेक्चर बनाए हैं, उसमें भी देखिएगा बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है उसमें अनुसूचियों को भी। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची में संबंधित कौन सी सूची 2 और 3, है ना, सूची 2 और 3 कौन कौन सी है? ये राज्य सूची और ये संवर्ती सूची है ना, ये राज्य सूची है और ये संवर्ती सूची है। ठीक है, राज्य सूची और संवर्ती सूची पर ये किसी भी मामला आता है कि राज्य सूची में कोई मामला है उसमें मानव अधिकार का उल्लंघन है उस पर, और संवर्ती सूची में कोई मामला है जिसमें मानव अधिकार का उल्लंघन है उस पर, दोनों पर ही क्या ले सकता है? संज्ञान ले सकता है और अपनी सिफारिशें दे सकता है ना, कि इसमें ये अपराध हुआ है और उसको प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित? हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग से। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि ये इन सूचियों पर हमारे क्या करेगा? प्रावधान बनाएगा। अब देखो, इसमें से एक विशेषज्ञ की बात करी हमने और 2 सदस्यों की बात करी, और हाँ, यहाँ हमने संयुक्त की भी बात करी। अब ये जो संयुक्ति है वो किसमें दिया हुआ है? धारा 22 का विषय है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 राज्यों के लिए एक साथ क्या कर सकते हैं? हम क्या बना सकते हैं? राज्य मानव अधिकार आयोग बना सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है 2 राज्य हो या फिर 2 से अधिक राज्य हो, वो चाहे कि जो अध्यक्ष है ना, ये अध्यक्ष है या फिर कोई सदस्य है ना, यदि किसी राज्य में ऐसा होता है कि अध्यक्ष नहीं है, तो मध्य प्रदेश के, हम एग्जांपल ले रहे हैं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष को क्या कर सकते हैं? वो अपने अध्यक्ष बना सकते हैं और उनके सदस्य तो होंगे ही। ऐसा हो सकता है उन्हें एक मानव अधिकार आयोग का ज्ञाता नहीं मिल रहा है। ठीक है, मानव अधिकार आयोग का ज्ञाता नहीं है, तो इस राज्य से, जैसे एमपी से, एमपी में मानव अधिकार का आयोग का ज्ञाता है, उसे यदि नहीं मिल रहा है तो महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, इसका भी सदस्य बनाया जा सकता है। किसकी अनुमति से? सदस्यों की अनुमति से, यदि वो बनना चाहे तो उस अनुमति से किया जा सकता है। ठीक है, अभी किसमें दिया हुआ है? धारा 22 के अंतर्गत सब कुछ वर्णित किया गया है, और धारा 22 में ही क्या है? इन सब की नियुक्ति दी हुई है, जो हम आगे देखने वाले, कैसे कैसे नियुक्त होंगे और किस आधार पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा और इन्हें कौन नियुक्त करता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चल आगे चलते हैं और देखते हैं हम आगे। देखिए, अपन नियुक्तियां, है ना, नियुक्तियों की बात करते हैं, है ना। सबसे पहले देखो, नियुक्ति में सबसे पहला पॉइंट याद रखने लायक है ना, नियुक्ति करेगा कौन? है ना, नियुक्ति सबसे पहले कौन करेगा? ठीक है, तो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल। और उधर किसके द्वारा की जा रही थी? राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, अब नियुक्ति किसमें दी हुई है? यहाँ दी हुई है धारा 22 में नियुक्ति दी गई है, अभी मैंने बताया। यदि हम किसकी बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें, तो उसमें नियुक्ति दी हुई है धारा 4 में, है ना, नियुक्ति दी हुई है धारा 4 में। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें याद रखें। ठीक है, दोनों चीजें याद रखते चले, है ना, कि किसमें नियुक्ति दी हुई है और किसमें क्या है। एक और चीज बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर हम गठन की बात कर रहे थे। हाँ, हमने गठन की बात करी, तो गठन गठन किसमें दिया हुआ है ना, गठन की बात करते हैं हम, तो गठन इसमें सामान्य रूप से दिया हुआ है धारा 21 में। और यदि राज्य की बात करें तो राज्य में गठन किस में दिया हुआ है? धारा 3 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, देखो इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है? 3, है ना, तो धारा 3 में दिया हुआ है। वैसे ही, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों को ऐड करो तो कितना होगा? 22 का 4 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखें, तो राज्यपाल क्या करेगा? इसका गठन करेगा। कौन करेगा गठन? राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाएगा। अब राज्यपाल द्वारा तो किया जाएगा, लेकिन इसको क्या, किसके द्वारा? चयन समिति, है ना, इसके लिए क्या बनाई जाएगी? चयन समिति। अब चयन समिति, है ना, अब चयन समिति में भी कुछ प्रावधान होंगे। प्रावधान क्या होगा? इसका अध्यक्ष होगा, चयन समिति का अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष कौन कहलाएगा? मुख्यमंत्री, है ना, मुख्यमंत्री जो होगा, सीएम जो होगा, वो क्या होगा? इसका अध्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, और इसके अन्य सदस्य, ठीक है, अन्य सदस्यों में कौन कौन होगा? विधानसभा, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष होगा, है ना, इसमें ही विधानसभा का विपक्ष का नेता, है ना, विपक्ष का नेता इसके अंदर शामिल होगा, जैसा उधर की तरफ था। ठीक है, यहाँ पर लोकसभा था, यहाँ पर लोकसभा का विपक्ष का नेता था, वही, है ना, राज्य
राज्य गृह मंत्री, है ना, राज्य गृह मंत्री भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। उसके बाद यहां पर से प्रावधान, ये क्या है, स्टार पॉइंट, यहां से प्रावधान क्या है, स्टार पॉइंट है। यहां पर क्या है, विधान परिषद, है ना, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, वैसे ही शामिल है राज्यसभा, जैसे हमने उधर लोकसभा देखा था, यहाँ पर राज्यसभा का सभापति और यहाँ पर उसका विपक्ष का नेता। देखो मध्य प्रदेश में इसमें है क्या, ये चीजें है नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये समिति 4 या 6 सदस्यों की हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में ये समिति कितनी है, 4 की है। एमपी में समिति 4 सदस्यों है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, इसलिए ये समिति कितनी की होगी, 4 सदस्यों की समिति होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और कुछ प्रावधान की बात कर ले, है ना, और कुछ मुख्य प्रावधान दिए हुए हैं, है ना। यदि किसी पदस्थ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, है ना, पदस्थ मुख्य न्यायाधीश क्या, सॉरी, किसी पदस्थ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है ना, तो उसे राज्य के मुख्य न्यायाधीश से पूछना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब परामर्श, है ना, परामर्श लेना जरूरी है, किससे, यदि हम हाई कोर्ट के किसी पदस्थ, है ना, किसी पदस्थ न्यायाधीश की क्या कर रहे हैं, नियुक्ति कर रहे हैं, तो हम परामर्श किससे लेंगे, है ना, परामर्श हमको लेना होगा क्या, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट मतलब राज्य का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट से हमको क्या लेने लगी होगी, परमिशन लेनी होगी, यदि हम पदस्थ न्यायाधीश को क्या करते हैं, शामिल करते हैं हमारे आयोग में। ठीक है, यदि एक और प्रावधान यहाँ पर है ना, रिक्ति, है ना, यदि चयन समिति में कोई रिक्ति होती है ना, यदि चयन समिति में कोई रिक्ति है, मतलब पद रिक्त है, उस आधार पर क्या होगा कि इसकी कार्रवाई असंवैधानिक नहीं होगी, इसकी कार्रवाई असंवैधानिक नहीं ठहराई जाएगी। जैसे विपक्ष का नेता नहीं है, सपोज हमने माना विपक्ष का नेता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, क्या कार्रवाई असंवैधानिक होगी, नहीं होगी। यहाँ पर 1 2, है ना, और भी सदस्य, तीसरा, ये 3 सदस्य है और ये तीनों मिलकर के कर देंगे, यहाँ पर हमारे सदस्यों की नियुक्ति कर देंगे, किसके आधार पर, धारा 22, और केंद्र में बात करें तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की धारा 4 के अनुसार क्या हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये मुख्य प्रावधान है इसमें। ठीक है, धाराएं भी याद कराते चल रहा हूँ, किस किस धारा में है हमारा। उसके बाद आते हैं, है ना, अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र, यदि हम यहाँ पे बात करें तो किसमें दिया हुआ है, यहाँ पर बात की गई अगली धारा 23, धारा 23 में। और यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो 3 और 2 5 इसमें दी हुई है। धारा 5 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और धारा 23 में राज्य मानव अधिकार आयोग, मतलब मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्यों का त्याग पत्र दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो त्याग पत्र देंगे किसको देंगे, ये देंगे राज्यपाल को, है ना, ये, है ना, त्याग पत्र देंगे, है ना, त्याग पत्र यदि देना है, यदि ये छोड़कर जाना चाहते हैं खुद से, तो ये त्याग पत्र देंगे, किसे, राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देंगे। दूसरा, है ना, दूसरा प्रावधान आता है, यदि इन्हें निष्कासित किया जाएगा तो, है ना, यदि इन्हें निष्कासित किया जाएगा तो निष्कासित किस आधार पर किया जाएगा, धारा 5 के आधार पर, है ना, धारा 5 के आधार पर इन्हें क्या किया जाएगा, निष्कासित किया जाएगा। अब धारा 5 में क्या प्रावधान दिए हुए, देखो धारा 5 में कुछ प्रावधान दिए हुए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, है ना, सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति, सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति है, वो जांच समिति की रिपोर्ट किसको देगी, राष्ट्रपति को देगी, है ना, राष्ट्रपति को देगी, और राष्ट्रपति क्या कर देगा, है ना, उनको बाहर कर देगा। अब ये जो जांच समिति है किस आधार पर बताएगी, जांच समिति बताती है कदाचार, है ना, पहला पॉइंट होता है उनका कदाचार, और दूसरा क्या है, असमर्थता, है ना। यदि आप कदाचार करते हैं, या तो आप किसी का, आपके ऊपर केस हो जाता है, आप किसी की हत्या कर देते हैं, या फिर अन्य कोई जुर्म कर देते हैं, या फिर असमर्थता, आप कार्य करने में समर्थ नहीं है ना, आपसे कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उस आधार पर ये राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे, और राष्ट्रपति क्या कर देगा, इन्हें इन्हें पद से हटा देगा।
पहला आधार हो गया, ठीक है, धारा 5 के आधार पर ही चल रहे हैं हम। दूसरा, सीधे राष्ट्रपति द्वारा, क्या कर देगा, सीधे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाना। अब सीधे राष्ट्रपति द्वारा यदि वो क्या हो जाए, दिवालिया हो जाए, है ना, दिवालिया हो जाए, या फिर क्या हो जाए, विकृत चित्त का हो जाए, है ना, विकृत चित्त का हो जाए, ठीक है, या तो पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, या कोई अन्य, है ना, या तो कोई अन्य उसे समस्या हो, तो उस आधार पर राष्ट्रपति सीधे क्या कर देगा, उसे अपने पद से हटा देगा। अध्यक्ष और सदस्य किसी को भी राष्ट्रपति हटा सकता है, और ये हटाने का प्रावधान सीधे सीधे धारा 5 के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है, धारा 5 के अंतर्गत उन्हें सीधे सीधे हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो धारा 5 और धारा 23। उसके बाद चलते हैं अपन किस क्या चीज में, पदावधि, है ना। इनकी पदावधि के बारे में भी, जैसे अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष और ये सदस्य, ठीक है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष सबसे पहले, हाँ एक चीज देख लें, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है धारा 24 के अंतर्गत ये बताया हुआ है ना, धारा 24। और यदि राष्ट्रीय के देखें तो धारा 6, चारों तो 6 सिंपल ही, ठीक है। तो अध्यक्ष जो है दोनों में सिंपल ही है। सबसे पहले ये 3 साल, 3 साल के लिए नियुक्त होगा, है ना। और अधिकतम आयु कितनी है, 70 वर्ष, है ना, अधिकतम आयु 70 वर्ष दी हुई है। समान रूप से यहाँ पर भी 3 साल दी हुई है सदस्यों की, और 70 वर्ष दी हुई है ना। सदस्य भी 3 साल या 70 वर्ष की उम्र तक क्या हो सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। एक और दोनों के लिए एक समान प्रावधान दिया हुआ है, ये क्या हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, है ना, क्या हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। जैसे सपोज हमने पुनर्नियुक्ति के बारे में पहले भी बात करा हुआ है, यदि कोई अधिकारी 65 वर्ष की उम्र में क्या बनता है, सदस्य बनता है ना, 3 साल का कार्यकाल है, 65, 65, 66, 67, है ना, 68 में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। लेकिन 68 में क्या बन जाता है, वो अध्यक्ष बन जाता है ना, अध्यक्ष बन जाता है। तो 68, 69 और 70, वो 70 की उम्र प्राप्त कर लेगा, और क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा, यहाँ से रिटायर हो जाएगा। या तो उसका अवधि भी बची है तो भी वो क्या हो जाएगा, 70 वर्ष की उम्र पहले प्राप्त करने पर वो रिटायर कर दिया जाएगा। 3 साल या 70 वर्ष दोनों में से जो भी पहले प्राप्त कर ले, उस आधार पर उसे क्या कर दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं किस किस चीज के बारे में, उनके सेवा शर्तों के बारे में बात करते हैं, है ना। यदि सेवा शर्तों के बारे में बात करें तो किसमें दिया हुआ है, धारा 26, धारा 26। यदि राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की धारा 8 में सेवा शर्तें दी हुई है। अब सेवा शर्तें क्या होगी, ये सेवा शर्तें राज्य निर्धारित करेगा। कौन करेगा, राज्य निर्धारित करेगा, है ना। यदि राज्य निर्धारित करेगा तो राज्य ही सेवा शर्तें उनकी बताएगा कि आपकी सेवा शर्तें ये हैं, हम आपको इतना वेतनमान देंगे, आपके अधिकार ये होंगे, है ना, आप इसी क्षेत्र में कर सकते हैं, है ना। बाकी सब चीजें उनकी जो सेवा शर्तें राज्य निर्धारित करें, वो उनकी सेवा शर्तें होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं, है ना, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। सदस्य जो है अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अब सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य क्यों करेगा, ठीक है। इसके पहले, है ना, इसमें क्या हो जाते हैं, दो प्रावधान आते हैं, है ना। एक होता है स्थाई, स्थाई रूप से। तो स्थाई रूप से मतलब क्या हो जाएगा, स्थाई रूप से कार्य करेगा यदि उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है ना, या फिर वो त्याग पत्र दे देता है ना। अध्यक्ष क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है अध्यक्ष की, या तो वो त्याग पत्र दे देता है। तो दोनों के आधार पर क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से क्या करेगा, सदस्य क्या करेंगे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। और अस्थाई, है ना, एक और प्रावधान है अस्थाई का, जैसे स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य की समस्या हो, या फिर ये बाहर गए हो, है ना, या फिर असमर्थ हो, है ना, असमर्थ हो अपने कार्य को करने में, उस वर्तमान समय में असमर्थ हो, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, एक हफ्ते बाद, 7 दिन बाद, एक महीने बाद क्या हो जाएंगे, वापस अपने कार्य पर आ सकते हैं। तो उस आधार पर क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, इनको अपने पद पर वापस नियुक्त कर देंगे। और स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, स्थायी रूप से यदि उनको बाहर कर ही दिया है तो बाहर कर ही दिया है ना, सामान्य सामान्य बात है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें, है ना, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, तो इसमें दिया हुआ है धारा 7 में, है ना। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात, सॉरी 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 सॉरी
ये दिया हुआ है धारा 25 में, है ना, और ये दिया हुआ है धारा 7 में। ठीक है, धारा 25 में दिया हुआ है 5 और 2 7। ठीक है, तो इसे याद रखें। अध्यक्ष और सदस्य के रूप, अध्यक्ष का सदस्य के रूप में, सॉरी, सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ठीक है, चलते हैं आगे हम, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी। आयोग के अधिकारी कौन होंगे और कर्मचारी कौन होंगे? सबसे पहले यहां से देखते जाएं। यदि अधिकारी और कर्मचारी चारी है ना, यदि हम बोले नियुक्ति, है ना, सबसे पहले तो इनको नियुक्त करना ही होगा। तो नियुक्त कौन करेगा? राज्य सरकार। कौन नियुक्त करेगा? इनको नियुक्त करेगा राज्य सरकार। यदि हम धारा की बात करें, है ना, तो धारा कौन सी है? धारा यहाँ पर है हमारी धारा 27 के अंतर्गत क्या हो जाएगा? अधिकारी एवं कर्मचारी क्या होंगे? नियुक्त होंगे। और यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात करें तो उसकी है धारा 11। धारा 11 के अंतर्गत क्या होंगे? अधिकारी और कर्मचारी के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, अब यदि हम उसके सचिव की बात करें, है ना, सचिव कौन होगा? है ना, जैसे वहां महासचिव था, यहाँ पर सचिव होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? राज्य स्तर के सचिव का अधिकारी होगा, है ना, राज्य स्तर पर राज्य सचिव स्तर का अधिकारी होगा। राज्य के सचिव स्तर का अधिकारी होगा, मतलब ये क्या होगा? एक मतलब हमारा एक डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, इस पद का अधिकारी होगा ये एक। ठीक है, इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उसके बाद अन्य क्या हो जाएगा? पुलिस, पुलिस अधिकारी। अब पुलिस अधिकारी जो निरीक्षण करने के लिए, लोगों का बयान लेने के लिए, या जो पुलिस अधिकारी उनको शामिल किया जाएगा, है ना। तो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, है ना, पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी होगा जो इसके साथ में कार्य करेगा। ठीक है, अब इससे संबंधित अन्य प्रावधान, है ना, अन्य प्रावधान की बात करें। ठीक है, अन्य प्रावधान जो किसमें दिए हुए हैं? धारा 11 में दिए हुए वही प्रावधान क्या हो जाएंगे? इसके साथ ही लागू हो जाएंगे। सशस्त्र बलों के बारे में हमने बात करी थी वहां पर, और अन्य पुलिस के अधिकारी कैसे कार्य करेंगे, और फिर ये अधिकारी कैसे कार्य करेंगे, हमारे सामान्य अधिकारी, है ना। तो ये सभी प्रावधान किसके अंतर्गत चलेंगे? हमारे धारा 11 के अनुसार होंगे अन्य प्रावधान। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आयोग की विशेष रिपोर्ट, ये भी महत्वपूर्ण है हमारी। ठीक है, अब यदि आयोग की विशेष रिपोर्ट के बारे में बात करें तो विशेष रिपोर्ट किस में दी गई है ना, विशेष रिपोर्ट दी गई है धारा 28 में। और हम किसकी बात करें? यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो धारा 20 में दी हुई है। तो थोड़ा याद रखना 20 और 28, है ना। तो अब देखो, यदि इसने रिपोर्ट दी, है ना, इसने रिपोर्ट दी, किसने? आयोग ने हमारे। तो आयोग सबसे पहले रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? ये प्रस्तुत करेगा केंद्र को। केंद्र में रिपोर्ट देगा, और केंद्र इसको कहाँ रखेगी? लोकसभा के पटल पर, है ना, लोकसभा के पटल पर रखेगी। और यही रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी? राज्य को। यही रिपोर्ट कहाँ जाएगी? राज्य को। और राज्य कहाँ रखेगा? विधानसभा के पटल पर, है ना। और इसके ऊपर क्या होगी? कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी दोनों जगह, और इसके ऊपर निर्णय निकल कर आएगा। तो दोनों जगह। और अन्य कार्रवाई, जैसे अन्य प्रावधान की बात करें, अन्य प्रावधान धारा धारा 20 के अनुसार, धारा 20 के अनुसार अन्य प्रावधान होंगे। ठीक है, धारा 20 के अनुसार अन्य प्रावधानों की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा? यहाँ पर जहां जहां पर संसद दिया होगा, ये तो धारा 20 के अंतर्गत जहां पर संसद दिया होगा, है ना, वहां पर क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। जहां पर संसद दिया होगा वहां पर क्या हो जाएगा? विधान सभा हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा है ना, विधान परिषद नहीं है। तो संसद की जगह क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा, है ना। विधानसभा सब जगह हो जाएगा, और बाकी सभी प्रावधान एक समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? फिर आयोग की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, आयोग की प्रक्रिया। ठीक है, आयोग की प्रक्रिया का निर्धारण कौन करेगा? है ना, स्वयं स्वयं आयोग करेगा, है ना। आयोग को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कहाँ रेट डालें, हम किस व्यक्ति के बारे में संज्ञान लें, किस व्यक्ति के बारे में संज्ञान ना लें, है ना, है ना। सभी प्रावधान कौन हैंडल करेगा? हमारा राज्य का आयोग ही देखेगा,
है ना, और वही पूरी तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक और चीज, हाँ, राज्य आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय महासचिव द्वारा प्रमाणित होंगे, है ना, जैसे वहां पर सचिव है ना, सभी आयोग कौन दे देगा, सचिव। ठीक है, तो ये सचिव क्या करेगा, अंतिम रूप से अपने क्या करेगा, प्रावधान क्या करेगा, रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करेगा, जो किसको देगा, राज्य और केंद्र, राज्य और केंद्र में दोनों तरफ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके, राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य, राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव अधिकारों के उल्लंघन, है ना, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच, है ना, किसकी, मामलों की जांच करेगा, मानव अधिकार से संबंधित किसमें, राज्य में, है ना, जिस भी राज्य का मानव अधिकार आयोग है वो उसी राज्य में क्या करेगा, मानव अधिकार के उल्लंघन संबंधित मामलों की जांच करेगा, है ना। अगला अगला पॉइंट देखते हैं हम, उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, है ना, न्यायिक न्यायिक मामलों मामलों में हस्तक्षेप। ठीक है, न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप मतलब बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो सीधे कोर्ट में चले गए, लेकिन उसमें मानव अधिकार का सवाल है, उसमें मानव अधिकार का सवाल है, तो मानव अधिकार से संबंधित सभी सवालों के जवाब कौन निकाल सकता है, मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो उस आधार पर मानवों के अधिकारों को बचाने के लिए वहां पर क्या हो जाएगा, मानव अधिकार आयोग वहां पर काम करेगा, जैसे महिला प्रताड़ना हो गया और बाकी सब चीजें हो गई, किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करा है तो उसका भी मामला है उसमें, तो सभी मामले उसके अंतर्गत चलेंगे। ठीक है, एक और चीज है, महत्वपूर्ण है, जेल का दौरा करना, जेल का दौरा करना। अब जेल का दौरा करना उसमें भी क्या है, वहां पर भी मानव है ना, वहां पर भी मानव है, और उनके अधिकार सुरक्षित है कि नहीं, उनसे मारपीट तो नहीं हो रही, उनसे समय से ज्यादा कार्य तो नहीं कराया जा रहा, उनकी हालत कैसी किस प्रकार से रखा जा रहा है, गंदगी में तो नहीं है, वो सभी प्रावधानों की जांच भी क्या करेगा, ये क्या करेगा, मानव अधिकार आयोग करेगा। ठीक है, मानव अधिकार आयोग इन सबके बारे में संज्ञान लेगा। ठीक है, दूसरी एक और पॉइंट देखते हैं, अनुसंधान, अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा दें, है ना, कि नए प्रावधान कैसे किए जा सकते हैं जिससे मानव अधिकारों का संरक्षण किया जा सकते हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम क्या करें, हमारे मानव अधिकारों को और सुदृढ़ बनाए, जिससे क्या हो जाए, अच्छे से कार्य चल सके, है ना, इस आधार पर क्या करेगा, अनुसंधान करेगा, है ना। अगला पॉइंट देखते हैं हम, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त मानव अधिकारों के सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, है ना, समीक्षा करना, और उनमें बदलावों की सिफारिश करना। ठीक है, जैसे संविधान द्वारा हमें प्रदत्त है अधिकार, है ना, संविधान द्वारा भी हमें मूल अधिकार प्रदान है ना, मूल अधिकार, और मूल अधिकार ही क्या है हमारे, मानव अधिकार है, मूल अधिकारी हमारे क्या कहलाते हैं, मानव अधिकार, जैसे विचरण करने का, बोलने का, ये अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन होता है ना, तो उसके बारे में भी क्या होगा, संज्ञान ले सकता है हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग। यदि, और इसमें क्या हो सकता है, यदि कोई प्रावधान है उसमें बदलाव, है ना, यदि कोई प्रावधान है, यदि उसमें बदलाव चाहिए, तो वो बदलाव भी कौन कर सकता है, राज्य मानव अधिकार आयोग बदलाव की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट देखते हैं हम इसके अंदर, राज्य के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रचार प्रसार विभिन्न माध्यमों से करना, है ना, साक्षरता, है ना, प्रचार प्रसार, है ना। अब इनका साक्षरता फैलाना की मतलब उसके बारे में आपको जानकारी हो, है ना, कैसे मानव अधिकार होते हैं, प्रचार प्रसार करना कि मानव अधिकारों का प्रचार करना कि कैसे मानव अधिकार आपके हैं और आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप किस आधार पर मानव अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे, है ना, कि यदि आपके कौन से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनका मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, उन्हें जैसे नौकरियों में समानता, या नौकरियों में समानता का अधिकार है ना, हर जगह पर आपको, है ना, और समान पद के लिए समान वेतन का की सुरक्षा है, ये सभी प्रावधान जनरली नहीं पता होते, तो उन्हें ये प्रावधान बताना, जागरूकता फैलाना, ये सभी काम कौन करेगा, हमारा आयोग करेगा, राज्य मानव अधिकार आयोग, जैसे हमारा कौन करता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
वैसे ही राज्य मानव अधिकार आयोग भी यहाँ पर हमारे इन कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है, अन्य तथ्यों के बारे में चलते हैं। देखिए, अब अन्य तथ्य में सबसे पहला तथ्य हम देखते हैं, ये कैसा न्यायालय होगा? दीवानी न्यायालय होगा। दीवानी, ये क्या होगा? दीवानी न्यायालय की शक्ति इसको प्राप्त होगी, है ना। दीवानी न्यायालय में हमको पहले भी बता चुके, दीवानी न्यायालय ऐसा जो संपत्ति से संबंधित विवादों के बारे में क्या संज्ञान लेता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? दीवानी न्यायालय कहलाते हैं। और दीवानी न्यायालयों के समान समकक्ष इनको शक्ति होगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम, राज्य आयोग ऐसे किसी मामले की सुनवाई नहीं करेगा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास है ना। जैसे एनएचआरसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा, पहले ही वो किसी आयोग के अंतर्गत चल रहा है मामला, तो उसके अंदर हस्तक्षेप क्यों करेगा? ठीक है, एक वर्ष से अधिक, एक वर्ष से अधिक पुराने मामले, है ना, एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो उस मामले को एक वर्ष से अधिक हो चुका है। ठीक है, ठीक है, यदि, है ना, यदि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यदि कोई मामला भेजता है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास, तो उसे सुनेगा, है ना, है ना, उस मामले को सुनेगा और उसके ऊपर अपने विचार देगा और कार्रवाई करेगा। ठीक है, यदि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भेजता है इसके पास, तो राज्य मानव अधिकार आयोग क्या करेगा? उसके ऊपर सुनवाई करना लाजमी है, उसके ऊपर सुनवाई करेगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पर जान ले, है ना, कि दिल्ली को छोड़कर, यहाँ पर किसकी बात करें? दिल्ली को हम यदि छोड़ दें, तो दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों को राज्य आयोग द्वारा सुना या निपटाया जा सकता है। ठीक है, दिल्ली को छोड़ दिया, फिर क्या हो गया? अन्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सॉरी केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, है ना, जैसे पुदुचेरी हो गया, है ना, पुदुचेरी हो गया, दमन दीव हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। वैसे हमारे पूरे आठों, है ना, आठ में से कितने? सात, सॉरी दिल्ली को तो हटा दिया हमने, इसमें से दिल्ली को हटा दिया, तो हमारे कितने? पूरे सात केंद्र शासित प्रदेशों के मानव अधिकारों के मामले क्या सुन सकते हैं? राज्य सुन सकते हैं, राज्य सुन सकते हैं। जनरली वही राज्य सुनेगा जो उससे लगा हुआ है ना, वही राज्य। जैसे हम किसकी बात करें, हम बात करें चंडीगढ़ की, हम चंडीगढ़ की बात करें, तो चंडीगढ़ के मामले पंजाब सुन सकता है, फिर हरियाणा सुन सकता है ना, क्योंकि दोनों की कैपिटल है। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली की तो कौन सुन लेगा? दिल्ली को तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सुन ही लेगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो अंडमान निकोबार के तमिलनाडु सुन सकता है। ठीक है, फिर लक्षद्वीप की बात करें, तो लक्षद्वीप के कौन सुन सकता है? केरल, है ना, केरल लक्षद्वीप के मानव अधिकार आयोग के बारे में सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रावधान है। थोड़े से एक दो धाराओं के बारे में और जान लेते हैं हम। ठीक है, हम बात करते हैं धारा 33 की। ठीक है, धारा 33 की, इसमें क्या दिया हुआ है? राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा एचएसआरसी को अनुदान क्या दिया जाएगा? एचएसआरसी का अनुदान दिया जाएगा, मतलब इसके कार्य करने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए, है ना, और बाकी सब कार्रवाई के लिए पैसा चाहिए, तो अनुदान कौन देगा? अनुदान देगा राज्य सरकार। किसमें? धारा 33 के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि अनुदान प्राप्त हुआ, तो अनुदान का लेखा जोखा भी रखना पड़ेगा। तो किसमें रखेंगे हम? धारा 33 में, है ना, कि लेखा लेखा और लेखा परीक्षक क्या होंगे? यहाँ पर लेखा और लेखा परीक्षक होंगे, जो इसकी लेखा तैयार करेंगे, जो क्या बताएगा कि इसका कितना हमने पैसा आवंटित किया था और कितना पैसा खर्च हुआ है और कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। ठीक है, ये सब भी बताएगा, है ना। और एक और चीज देख लें, धारा 36, धारा 36 भी एक प्रावधान करती है। ठीक है, राज्य आयोग जो है वो एक वर्ष से पुराने मामले नहीं लेगा,
1 वर्ष से पुराने मामले नहीं लेगा, इन पर सुनवाई नहीं करेगा। जो पुराने मामले क्या हो चुके हैं, 1 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके, उनके ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसके द्वारा? राज्य मानव अधिकार आयोग के द्वारा। तो ये थे हमारे पूरे सबके सब पॉइंट जो संबंधित है हमारे किससे, राज्य मानव अधिकार आयोग से, है ना। तो ये हमारा आयोग का दूसरा भाग था जिसमें हमने राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में बात करी। इसके पहले हम बात कर चुके हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो हमारे साथ बने रहिए, हम इसके आगे आने वाले सभी पूरे संपूर्ण 17 से 18 आयोगों को लेके आने वाले हैं। 17-18 आयोग आपको पढ़ने हैं यहाँ पर, और हर आयोग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, और बीबीजे एजुकेशनल हब आपको यही सब सुविधाएं प्रदान करता है। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।